हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद अदिति। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 10 को कवर करेंगे। इस यूनिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये वीडियो मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनाया ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को समझने में ईज हो। ठीक है, हमारे यूनिट का नाम है कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने नेट पर्सपेक्टिव से बनाया है, मगर MA B और UPSC के बच्चे भी इससे हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ भी यूज़ हुए हैं। गाइस, आप इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा और प्लीज़ रिवीजन करते ज़रूर चलिएगा। ठीक है, लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो एंड डिस्कस द टॉपिक्स बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Okay, so these are the topics we are going to cover in this video lecture. I'll tell you the topics. These are culture identity and mobilization, signs and symbols, rituals, beliefs and practices, changing material culture, moral economy, education, formal and informal both types, and religious organization, communalism and secularism. So these are the topics we are going to cover in our video lecture part 1. मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ईजिली समझ आ सके। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहला है हमारा कल्चर। कल्चर क्या होता है? संस्कृति। हर जगह हम लोग बात करते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है, संस्कृति ये, संस्कृति वो। संस्कृति क्या है? संस्कृति यानी कि कल्चर कुछ और नहीं बल्कि वो हर एक चीज़ है जिससे हमें सोसाइटी से जोड़े रखती है। हम जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स बनना चाहते हैं, यानी कि हम उस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, तो हम उसकी चीज़ें सीखते हैं। वो खुद से सीखते हैं, वो हमारे अंदर जन्म से नहीं होती हैं, वो हम सामाजिक दुनिया में रह के सीखते हैं, यानी कि सोशल बिहेवियर होता है ये। किसी भी चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं, वो कल्चर जो होता है वो डिफ़ाइन करता है कि हमने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है। तो कल्चर के बहुत सारे सोसाइटल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, भाषा। यानी कि अगर हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हम हिंदीवादी हो गए, यानी हिंदी भाषी हो गए, यानी कि क्या, हम भारतीय हो गए, इंडियन हो गए। हम इंग्लिश बोलते हैं, हम चाइनीज़ बोलते हैं, हम फ्रेंच बोलते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो वो उस जगह का बताता है कि वो जगह का लैंग्वेज है। दैट मीन्स वहाँ का कल्चर हमने अडॉप्ट किया है। बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, टूल्स, टेक्निक्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस कुछ और नहीं, जैसे कि ये फैमिली, मैरिज, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो सोसाइटी को बनाए रखने के लिए, उसके कल्चर को बनाए रखने के लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक, ये था हमारा बेसिकली कल्चर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेट्स टॉक अबाउट कि कल्चर का जो वर्ड है वो पहले किसने यूज़ किया था। तो कल्चर को यानी कि सबसे पहले यूज़ किया था एडवर्ड टेलर ने। वो क्योंकि कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे तो इसलिए उन्होंने कल्चर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे कि आप उनकी डेफिनेशन देख सकते हो कि कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉज एंड कस्टम्स एंड अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय द मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि अगर हमें किसी सोसाइटी का मेंबर बनना है तो हम वहाँ के सोसाइटल एस्पेक्ट को, वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। इसी तरीके से मेलेनॉस्की ने भी दिया है। यही होता है कल्चर हमारा। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कल्चर। फीचर्स ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर के क्या क्या फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल्चर एक लर्नड बिहेवियर है, यानी कि कल्चर, मैंने आपको बताया, कल्चर बायोलॉजिकली हमारे अंदर नहीं आता है, सोशली हमारे अंदर आता है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, सीखते हैं, जैसे कि पहनने का ढंग, खाने का ढंग, बोलने की ढंग, उठने बैठने, कम्युनिकेट करने का ढंग, या कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, हमें कोई अनुष्ठान परफॉर्म करना है। किस तरीके से शादी ब्याह में रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, हर जगह का अपना कल्चर होता है। तो उसी तरीके से हम दूसरों से सीखते हैं सोसाइटी में रह के। एक सोशल है, इंडिविजुअली कल्चर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एक इंसान के लाइफ में, लेकिन अगर वहीं वो ग्रुप में शामिल होकर चीज़ों को सीखता है, यानी कि वो सामाजिक तौर पर सीखता है, तो कल्चर इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड होता है, ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ये कंटिन्यूस होता है, रुकता नहीं है। एक्यूमुलेटिव होता है, इंटीग्रेटेड होता है, चेंजिंग होता है, यानी कि टाइम टू टाइम वो बदलता रहता है। जैसे कि पहले हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो पहले इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनल थी, ठीक है, और अभी क्या है, मॉडर्नाइज्ड हो गई है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होता है और सोसाइटी से लिंक्ड होता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ कल्चर यू कैन सी। नेक्स्ट इज वाई इज कल्चर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है भाई सोसाइटी में? एज आई टोल्ड यू, कोई भी चीज़ जो हमें सोसाइटी से जोड़ती है, जो हमें सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए मदद करती है, वो कल्चर होता है।
तो भाई इस हिसाब से कल्चर इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ सोसाइटी, है ना। यानी कि जिस तरीके से खून हमारी बॉडी में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही कल्चर हमारी सोसाइटी को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। सो इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ सोसाइटी। ये बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली हमारे यहाँ हेल्पफुल होता है। सोशल कैसे? बेटर हेल्थ एंड वेलबींग, वाइब्रेंट कम्युनिटीज़, इंट्रिंसिक बेनिफिट। और इकोनॉमिकली मतलब जॉब क्रिएशन, टूरिज्म, कल्चर प्लानिंग। भाई कल्चर जैसे किसी भी सोसाइटी का कोई अच्छा कल्चर है तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं टूरिस्ट बन के, उसको एक्सप्लोर करते हैं। लाइक जैसे टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, बाहर के फॉरेनर्स वगैरह हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें हमारे यहाँ के कपड़े से, राजस्थान है वो उनका कपड़ा अलग है, यूपी वालों का कपड़ा अलग है, तो इस तरीके से वो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। आप लखनऊ की बात कर लो, लखनऊ में नवाबी कल्चर चलता है तो लोग यहाँ के चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कल्चर हमारे लिए जॉब डेवलपमेंट, कल्चर प्लानिंग की भी हेल्प करता है। सो ठीक, सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्चर आइडेंटिटी। कल्चर आइडेंटिटी क्या है? सी, कल्चर आइडेंटिटी और कुछ नहीं बल्कि वही है जो कल्चर हमें हमारी सोसाइटी में आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए मदद करता है। यानी कि कल्चर आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी है, एक फीलिंग है कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, चाहे वो नेशनैलिटी हो, एथनिसिटी हो, सोशल क्लास हो, या किसी धर्म की बात हम लोग कर रहे हों, कुछ भी हो। तो मतलब लोग जो होते हैं अगर वो अपने आप को एक कल्चर का इंसान बोलते हैं कि मैं इस कल्चर का इंसान हूँ या मैं इस कल्चर के सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो उसकी कुछ आइडेंटिटी होगी जिसको उसने अडॉप्ट की होगी। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेम कम्युनिटी और अ सोसाइटी, उनकी जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं वो सेम है। यानी कि अगर उनकी लैंग्वेज सेम है, उनके कपड़े सेम है, उनका रिलीजन सेम है, उनकी एथनिसिटी सेम है, या उनकी अपब्रिंगिंग सेम है, तो वो चीज़ एक कल्चर, एक आइडेंटिटी बन जाती है, यानी कि पहचान बन जाती है। So therefore culture identity is a culture of any country specific culture that helps the body recognize its identity. तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं इंडियन कल्चर आइडेंटिटी के, जैसे कि रिलीजियस डोमिनेंस। आपको पता है कि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी पे रिलीजन का कितना बड़ा हाथ है। लोग रिलीजन को सबसे सुपीरियर रखते हैं। रिलीजन पॉजिटिव वे में भी हमारी सोसाइटी में है और नेगेटिव वे में भी है। रिलीजन लोगों को सॉलिडारिटी में भी हेल्प करता है, यानी कि यूनिटी में, और लोगों को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ हार्मनी, स्पिरिचुअलिटी और अडेप्टेबिलिटी। आपको पता है कि कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अडेप्टेबिलिटी। अगर आपने उस कल्चर को या उसके फैक्टर को या एस्पेक्ट को अडाप्ट नहीं किया तो आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं बन सकते। स्पिरिचुअलिटी, हमारी सोसाइटी में खाली मटीरियल थिंग को में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। एज़ यू नो कि हमारी सोसाइटी जो है आधुनिकता की बात करती है, ठीक है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि खाली फिज़िकल कंफर्ट दो, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। सो दिस इज़ वॉट कल्चर आइडेंटिटी मीन्स। आई होप आप लोग को समझ में आया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन क्या होता है? मोबिलाइजेशन सोशल चेंज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब हमको पता है कि हमको अपने, इट्स लाइक अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में समझ सकते हो। और ये जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बहुत सारे कम्युनिटीज़ को ये सारे वेज में हेल्प करता है। यानी कि आपको पता है कि जो सोसाइटी है अगर उसको हम फ्यूचर टर्म्स में देखें तो हमें उसको किस तरीके से बचा के रखना है, कैसे यूज़फुल बनाना है कि हो सकता है आगे हमें स्ट्रगल करना पड़े या आगे मोर चैलेंजेस आए, तो इसलिए ओके। सो ये था मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन के काफ़ी वेज होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं, जैसे कि कल्चर मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनल मोबिलाइजेशन। कल्चर आपको पता है सांस्कृतिक, यानी कि आपको पता है तेज हम लोग कल्चर की बात करें तो कल्चर इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट टर्म, राइट। तो कल्चर हमें क्या सिखाता है? कल्चर हमारे सोसाइटी के मेम्बर्स को मॉरल वैल्यूज़ सिखाता है, हमारी सोसाइटी को हेल्प करता है कि वो एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन मिल सके इंडिविजुअल्स को, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल मूवमेंट। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या करता है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक एक्टर्स के अटेम्प्ट को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि ये एक पर्पजिव होता है, इसका एक गोल होता है। इफ़ेक्टिव
पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव टू मोबिलाइज बाय ग्रुप्स, यानी कि इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द लिविंग डेमोक्रेसी। यानी कि आज के समय पे देखें तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी कि राजनीतिक मोबिलाइजेशन जो हमारा होगा वो क्या होता है, वो पर्पसिव होता है, उसका एक गोल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स और लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो रिलेशनशिप क्रिएट करता है वो होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। यानी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ये बताता है किस तरीके से या किस एक्सटेंट तक लोग पॉलिटिकली या इलेक्टोरली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में रह सकते हैं और एकजुट बन के रह सकते हैं, ठीक है। सोशल मोबिलाइजेशन क्या होता है कि सोशल मोबिलाइजेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, यानी किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप का मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। वो मूवमेंट क्या हो सकता है, वो मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेज। एज यू नो कि हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसमें वर्णा सिस्टम है, तो वर्णा सिस्टम में क्या होता है, लोग जो अशूद्र या शूद्र होते हैं, जो भी वर्णा सिस्टम में कास्ट होता है, वो लोग हमेशा मूवमेंट करते हैं। तो कभी कभी वो अपवर्ड मूवमेंट होती है और कभी कभी वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द कम्युनल वन। कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक मोबिलाइजेशन क्या होता है, कम्युनल आपको पता होना चाहिए। कम्युनल का मतलब होता है जब एक ग्रुप अपने को दूसरे ग्रुप से सुपीरियर समझे, ठीक है। सो कम्युनलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एक्शन इज स्टिमुलेटेड, ठीक है, बाय कम्युनिटी और बाय अदर्स, और ये प्लान्ड होता है और ये कम्युनिटी के इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन को एक पार्टिसिपेटरी सस्टेन्ड गोल प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो बेसिकली कभी कभी होता है ना कि एक ग्रुप बना दिया जाता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, कम्युनल पार्टीज़ होती हैं, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये अटेम्प्ट लाते हैं कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से और डेवलप हो सकें। यानी कि ये इम्प्रूव करते हैं हमारी हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन लेवल, सोसाइटी में जो भी लेवल को इम्प्रूव करना होता है तो वो ये करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज चेंजिंग मटेरियल कल्चर। आपको पता होना चाहिए कल्चर दो टाइप्स के होते हैं, नॉन मटेरियल एंड मटेरियल। जो नॉन मटेरियल कल्चर होते हैं वो कल्चर लाइक आपके नॉर्म्स, बिलीफ, प्रैक्टिसेस, यानी कि रिचुअल्स हो गए, कल है ना, ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज हो गई, सब नॉन मटेरियल होता है, जो सोसाइटी में ऑलरेडी थी, ठीक है। उनको हमने एक्सेप्ट किया, हमने उनसे सीखा, इनमें कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मटेरियल कल्चर की, तो मटेरियल कल्चर हर वो चीज़ है जिसमें पैसा लगता है, जिसमें क्या नाम है, वो मैनमेड होता है पहली बात तो हमारी सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूँ, दीज इंक्लूड्स होम्स, नेबरहुड्स, स्कूल्स, चर्चेज़, या फिर जितने भी आपके स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, या टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कुछ है। सो आज के समय में क्या है ना कि मटेरियल कल्चर डेली चेंज होता रहता है। आपको पता है टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने सोशोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स ने दिया है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव हो रही है, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। तो क्या हो रहा है कि आज के ज़माने में लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, लोगों को पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है देन नॉन मटेरियल कल्चर, यानी कि लोगों को इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गया जितना लोगों को पैसा, तो दे आर बीन मटेरियलिस्टिक नाउ। तो दिस इज़ व्हाट मटेरियल कल्चर एंड इट इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग इन आवर सोसाइटी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स मॉरल इकोनॉमी। मॉरल इकोनॉमी क्या, आप नाम से देखो अगर मॉरल इकोनॉमी तो वो क्या है, मॉरल यानी कि कहीं ना कहीं गुडनेस, कहीं ना कहीं जस्टिस, या कहीं ना कहीं फेयरनेस की बात हो रही है, ठीक है। सो मॉरल इकोनॉमी और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी इकोनॉमी है जो गुडनेस पे बनी है, जो फेयरनेस पे बनी है और जो जस्टिस पे बनी है, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक जेम्स सी स्कॉट ने दिया था अपनी बुक में, मॉरल इकोनॉमी, द पीजेंट रेबेलियन एंड सबसिस्टेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि केस स्टडी थी उस बुक में इन्होंने ये दिखा था। उन्होंने बताया था किस तरीके के वहाँ के जो पीजेंट्स होते हैं उन लोगों को जनरली लिव, मतलब किस तरीके से वो लोग रहते हैं, एंड टेक्स लिटिल, मतलब उन्होंने ये बताया था कि वहाँ के जो पीजेंट्स यानी कि जो गरीब मजदूर होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से रहना। क्या आपको पता है, गरीब मजदूर इतना गरीब होता है कि कभी कभी उसके पास खाने को भी पैसे नहीं होते और वो भूखा भी होता है, राइट। तो उनका कहना यही था कि वो एक ऐसे नदी के किनारे पे बैठा होता है कि अगर वो उसकी नाक भी पानी नदी में डूब जाए ज़रा सी भी तो वो डूब के मर सकता है। मतलब कि उन्होंने एक मेटाफोर दिया था कि अगर उसने अपना वो ज़रा सा भी पानी के अंदर गया तो वो डूब सकता है, यानी कि अगर जिस लाइन पे वो है उससे वो
कुछ परसेंट भी नीचे आता है तो वो भूखमरी से मर सकता है। तो इसलिए उनका हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें मोटिवेशन करना चाहिए, उनको हमें इकनॉमी में इंक्लूड करना चाहिए, उनको हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए ताकि वो अपने अनफेयर रेपुटेशन से निकल के एक फेयर रेपुटेशन में आ सके। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट मॉरल इकोनॉमी। सो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ये पूछ सकता है कि मॉरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट ये किसकी बुक है, या ये कहाँ यूज़ हुई है, या किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको नेट पर्सपेक्टिव से ऐसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज साइंस एंड सिम्बल्स, राइट। तो साइंस एंड सिम्बल्स, ओके, सो आप देख रहे हो कि नेक्स्ट स्लाइड हमारी साइंस एंड सिम्बल्स की। साइंस क्या होता है या सिम्बल्स क्या होता है। अक्सर हम बोलते हैं साइंस सिम्बल, हम लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, कभी साइंस को सिम्बल कह दिया, कभी सिम्बल्स को साइन दे दिया, मगर इसके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बोथ आर नॉट सेम। तो अगर हम अपनी ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं तो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा यू कैन सी एक रिमार्केबल अचीवमेंट हुआ है कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं सिम्बल्स के थ्रू। ठीक है, पहले हम नहीं कर सकते थे, बट हम कोई भी सिंबल देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट को देखते हो कि वो रेड हो गई है तो आप रुक जाते हो। आप देखते हो कि सामने बोर्ड पे या वो लिखा हुआ है कि कुछ स्पीड ब्रेकर का वो बना हुआ है, क्रॉस का, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बना, तो आपको पता चल जाता है कि आगे जाके थोड़ी दूर पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है या यू टर्न है, या जो भी जो रोड साइंस होते हैं आप उसको समझ जाते हो तुरंत देख के। या मैंने बोला कि यू कैन फॉलो मी ऑन, और मैंने यूट्यूब का खाली सिंबल लगा दिया तो आपको पता चल गया मैंने बोला है कि यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, राइट। तो मुझे पूरा लिखने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप सिम्बल्स को देख के चीज़ों को समझ सकते हो। सिंबल क्या होता है और ये कहाँ से आया है। सिंबल एक ग्रीक वर्ड है जो कि सिम्बोलॉन से हमें मिला है। इसका मतलब होता है टोकन और अ साइन। इट मस्ट बी लर्न एज अ रिप्रेजेंट, मतलब इसको हमें लर्न करना चाहिए क्योंकि ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई आइडिया या कोई ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिम्बल्स एंड साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक साइंस इज़ अ लैंग्वेज जिसकी खुद की एक ओन राइट होती है और पूरे वर्ल्ड में ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और लोग इसको देख के पहचान, जैसे ट्रैफिक लाइट की मीनिंग आप पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चेंज कर सकते। रोड साइंस की मीनिंग आप पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चेंज कर सकते। आप देख के तुरंत समझ जाओगे, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में हो। सिम्बल्स में ऐसा नहीं है। सिम्बल्स को सब्जेक्टिव होता है, हमें इसको एक्सप्लेन करना रहता है, यानी कि सिम्बल इज़ अ फॉर्म ऑफ साइन दैट हैव अ डीप मीनिंग। इट कैन बी इंटरप्रिटेड इन डिफरेंट वेज, यानी कि बहुत सारी सेम मीनिंग नहीं हो सकती और डिफरेंट वेज में भी हो सकती है। ठीक है, तो यूनिवर्सली शेयर्ड नहीं होता है, जैसे कि क्रॉस फॉर क्रिश्चियनिटी। अब हमने कहा कि एक क्रॉस है, तो किसी सोसाइटी में या किसी कल्चर में या किसी कंट्री में उस क्रॉस का मतलब होगा क्रिश्चियनिटी, कहीं पे उस क्रॉस का मतलब होगा नो, कहीं पे उस क्रॉस का मतलब होगा उसको सीधा कर दो वर्टिकल, या प्लस बना दो तो, या डॉक्टर का साइन, या फिर प्लस माइनस मैथमेटिक्स वाला। सो दैट मीन्स क्रॉस और क्रिश्चियनिटी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका मतलब ये है। कॉल फॉर लेडीज़, कॉल फॉर कॉलिंग्स का आप साइंस, आपको सिम्बल्स को डिफरेंट होते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेडीज़ टॉयलेट सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दिस इज़ व्हाट साइंस एंड सिम्बल्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सोशलॉजिकल व्यू पॉइंट्स अगर देखें तो साइंस और सिम्बल्स क्या होते हैं, सोशलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखें तो साइंस एंड सिम्बल्स कुछ और नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स ऑफ थॉट्स हैं, राइट। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स ऑफ थॉट्स मतलब कि हम जो सोच रहे हैं वो सामने हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जो सिम्बल्स होते हैं ये एक गैप को फुलफिल करते हैं कि हम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं रियलिटी और फिजिकल वर्ल्ड में। आप लोगों ने सिमोटिक्स का नाम सुना होगा। सिमोटिक्स के जो फादर थे वो थे फेर्डिनेंड डे सॉसरे। उन्होंने सिमोटिक को एक्सप्लेन किया था कि अगर हम साइंस एंड सिम्बल्स को पढ़ते हैं तो हम उस स्टडी को बोलते हैं सिमोटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंडिविजुअल को नहीं बोल सकते कि वो कोई मीनिंग क्रिएट कर रहा है, यानी कि अगर सी इंडिविजुअली कोई उसका नहीं है इम्पोर्टेंस, ए इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस नहीं है, टी इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस है, मगर अगर हम तीनों को जोड़ दें तो कैट बन जाता है। तो येस, नाउ इट हैज़ अ मीनिंग। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें सिम्बल्स या साइंस को पढ़ना है तो हमें सिमोटिक्स, उस स्टडी को बोलते हैं सिमोटिक्स, राइट। सो ऑब्वियसली सी ये जो सिमिलॉजी था ये ग्रीक वर्ड से निकला था सेम, जिसका मतलब होता है साइन। ठीक है,
तो एज आई टोल्ड यू उसके जो फाउंडर थे वो फेर्डिनेंड डे सॉस्ट्रे थे, एंड बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, जैसे बर्जर, लकमैन ने अपने थ्योरी में दिया था। मीड तो बहुत ही फेमस है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में, जी.सी. सिरलट एंड जॉन रॉब एक्सेट्रा। सो यू कैन गो एंड हैव अ लुक ऑन गूगल, या आप किसी बुक में पढ़ सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या कहा था। थोड़ा सा कम आप लोग भी कर लो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग को चीज़ें याद रहें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आप इस डायग्राम से देख लो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सिंबल साइन के अंदर आ रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लिखा है, तो मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि यू हैव टू स्टॉप हियर। आप इस साइन को देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे रुक जाओगे। लेकिन ये जो सिम्बल्स हैं, यू कैन सी क्रॉस का है, यू नो इस्लाम का है, सिख का है, अपना हिंदू का है, चाइनीज़ का है, जापानीज़ का है, तो जैन का है, बहुत सारे चीज़ों का है। तो आपको दिख रहा होगा कि सिम्बल्स उतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते, उनको मीनिंग डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन साइंस के लिए यूनिवर्सली शेयर्ड होते हैं, आपको उनकी मीनिंग बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो ऑन द above it can be observed that both a sign and symbol are not synonymous. The main difference between the two is that a sign is a form of language that directly communicates and with the targeted audience. Sign could be a mean of usage of gesture to convey information or construction, while a symbol is a conventional representation of an object, function or process. रिचुअल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ओके, रिचुअल्स कुछ और नहीं होता है हमारी सोसाइटी में जो चीज़ हम रिलीजियस सी, पहली बात तो रिलीजन से पूरा ये जुड़ता है। रिलीजन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मेन कॉन्टेक्स्ट इन विच रिचुअल्स आर प्रैक्टिस्ड। धर्म में रिचुअल्स को प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हम रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो रिचुअल कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक अनुष्ठान को, किसी भी एक कर्मकांड को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक रिचुअल बन जाता है, वो एक अनुष्ठान या वो एक बन जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये हमारे मेंटल पीस को भी बहुत पीस देता है। इट इज़ अ सेंस ऑफ सुपरस्टिशन अराइजेस बिकॉज ऑफ रिचुअल, इट ऑल्सो क्रिएट्स कम्युनल डिफरेंसेस। आप लोग को समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि रिचुअल जो है, रिलीजन जो है, हमारे अंदर एक सुपरस्टिशन ला देते हैं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे सडनली हमारे हाथ से थाली गिर गई चावल की उस अनुष्ठान के दौरान या उस कर्मकांड के दौरान, तो क्या होता है, अपशगुन हो जाता है। ठीक है, तो हम डर भी जाते हैं, लेकिन हम ये सारी सेरेमनीज बड़े डेडिकेटली करते हैं, बहुत स्पोर्टिंगली करते हैं। मैरिज एंड प्रैक्टिसेस में आपने देखा है बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट थे या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया कि किस तरीके से रिलीजन जो है, दुर्खीम ने बताया था कि अफीम होता है, जैसे ओपियम ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट वेबर ने, टेलर ने, इवांस ने, मैलिनोस्की ने, इन सब लोगों ने रिलीजन के ऊपर अपनी थ्योरीज दी हैं और रिचुअल को एक्सप्लेन किया है। बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस क्या होता है? बिलीव्स, ritual beliefs are specific ideas of a member of a particular faith hold to be true just as Jesus Christ was born as the son of God। अब हमें बोला कि सोसाइटी में, हमने बोला कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो, अब हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जो जीसस क्राइस्ट थे हमारी सोसाइटी में, वो कौन थे? वो भगवान के बेटे थे। अब सबने उसको यही माना, उस पर प्रैक्टिसेस हुई, उस पर रिचुअल्स किए गए और वो एक बिलीफ बन गई। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है कुंभ मेले में जाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, संगम में नहाने से हम पाप धुल सकते हैं, या बनारस में, ठीक है, गंगा नदी है, ये सब करने से हमारे साथ वो बिलीफ सिस्टम बना है। बहुत लोग नहीं मानते लेकिन बहुत लोग मानते हैं। प्रैक्टिसेस यानी कि हर सोसाइटी में कुछ ऐसा होता है जो बार बार प्रैक्टिस किया जाता है कि वो सेम तरीके से किया जाता है। अब जैसे कि किसी का डेथ हो गई है तो क्या होता है, हर जगह फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म की जाती है। तरीका अलग होता है मगर परफॉर्म हर जगह होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आप ये नाम ज़रूर पढ़ लेना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रामकृष्ण मिशन, हिंदू युवा वाहिनी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आपको पता है कि रिलीजन एक बहुत ही डीप स्ट्रेंथ होता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये हमें कंट्रोल करता है, डोमिनेट भी करता है। ठीक है, तो रिलीजन क्या करता है, लोगों के बीच में फ्रिक्शन पैदा कर देता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रिलीजियस ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि अपने जिनके अपने गोल्स होते हैं, अपने पर्पस होते हैं, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ही, जैसे कि नीचे दिए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके गोल्स हैं और ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, so let's move forward. नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। एज आई टोल्ड यू, कम्युनलिज्म कुछ और नहीं बल्कि वही होता है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है एक शेयर्ड बिलीफ जो अपने आप को
दूसरे ग्रुप से इम्पोर्टेंट मानती है, ठीक है। तो एक कम्युनिस्ट ग्रुप जो कहता है कि भैया हमारा ही ग्रुप सबसे अच्छा है और हम सबसे ज़्यादा लॉयल हैं इसमें। तो कम्युनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसकी, आप कम्युनिज्म की बात करते हो तो आपको तो तभी पता चल जब जब इंडिया पाकिस्तान का या हमारा जब देश जो था वो दो लोगों में डिवाइड हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा इंडिया था, आप देखो अगर वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, कम्युनल पार्टीज़ में डिवाइड हो गया था, यानी कि डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर खेली थी, हिंदू मुस्लिम के रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुए थे, मॉब लिंचिंग होती है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पार्टीशन ऑफ इंडिया है। तो इससे बड़ा तो क्या ही चाहिए किसी को कम्युनलिज्म के जो कॉजेज़ हैं या कम्युनलिज्म के जो भी रिजल्ट्स हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, वो है क्लिफोर्ड गेट्स, जो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर में इसकी बात की थी कम्युनलिज्म की, ठीक है। आप ये ऐड कर सकते हो कि कम्युनलिज्म से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म तो भैया हमारे इंडिया के प्रियम्बल में ही ऐड कर दिया गया है। और वो कब ऐड किया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि 1976 में वो ऐड किया गया है। इंडिया एक सेकुलर नेशन है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट। एक सेकुलर पर्सन वो होता है जो हु डज़ नॉट ओ हिज मॉरल वैल्यूज़ टू एनी रिलीजन, यानी कि किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस ना दे जबकि सबको इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। तो एक सेकुलर स्टेट वो होता है व्हेन अ कंट्री सिग्निफाइज टू बी ऑफिशियली न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। किसी के रिलीजन में जब वो न्यूट्रल मैटर करने लगता है तो वो सेकुलर स्टेट हो जाता है। सेकुलरिज्म मीन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट्स। जब हम रिलीजन को राजनीतिक रूप में ना देखें, जब हम रिलीजन को अर्थव्यवस्था के रूप में ना देखें, आर्थिक रूप में ना देखें, जब हम धर्म को किसी सामाजिक रूप में ना देखें या धर्म को हम सांस्कृतिक रूप में ना देखें, जबकि हम धर्म को पर्सनली मैटर पे देखते हैं और हर धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो नेशन हमारा सेक्युलर नेशन हो जाता है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एजुकेशन। या एजुकेशन तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट। वाई इज एजुकेशन सो इम्पॉर्टेंट? एजुकेशन तो भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन तो एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि टीचिंग और लर्निंग के मेथड पे वो रहता है, डिपेंडेंट रहता है। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है चेंज का। वो हर एक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिससे एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर बन सके, ठीक है। यानी कि ये आपके अंदर सोशलाइजेशन का प्रोसेस को जन्म देता है। एजुकेशन कैन बी थॉट ऑफ अ ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़, नॉलेज, इन द सेंस इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट सोशल साइंटिस्ट टर्म सोशलाइजेशन और इनकल्चरेशन। अभी जो एजुकेशन वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड से आया है, एडुको, जिसका मतलब होता है आई एजुकेट आई ट्रेन। आपने बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने टीचिंग दी थी, जैसे स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी जी, सुक्रेत, फ्रोबेल, तो ये सारे लोगों ने टीचिंग दी थी। थोड़ा सा वर्क आपको इसमें ये करना है कि आपको खुद से रिविजन है, तो क्या आप इसको बारे में थोड़ा सा कोटेशंस देखिए कि कहाँ से स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, टैगोर जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था, या सुक्रेत या फ्रोबेल ने क्या कहा था, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, दो टाइप्स ऑफ एजुकेशन होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन और कुछ नहीं बल्कि वो एजुकेशन है जो हमें एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट में मिलती है। यानी कि आप कॉलेज जाते हो तो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइज डिमांड, एक टीचर से आपकी एक फॉर्मल सी वो होगी, ठीक है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन जो है स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा दी जाती है। यहाँ कोई भी आपको आके नहीं कुछ एडवाइस दे देगा या कुछ आपको सिखा नहीं देगा। आपको उसके लिए आप प्रॉपर, जैसे गुरुकुल हुआ, कॉलेजेस हुए, जॉब हुए, वहाँ जाके आप जो एजुकेशन लेते हो वो एजुकेशन जो होती है फॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। यानी कि आप घर हैं, घर में आप क्या करते हो, घर में आपके पेरेंट्स आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो कोई स्कूल कॉलेज वाला नहीं सिखाएगा। ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हम लोग डेली रूटीन लाइफ में सीखते हैं। दिस लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस लाइक पीयर ग्रुप्स, फैमिली, मीडिया और एनी अदर इन्फ्लुएंस इन द लर्नर्स सराउंडिंग्स। सो गाइज़, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हुआ और आप पार्ट 2 का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे लिख के भेजो। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको मेरे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद कब हो जाए नोबडी नोज़, सो प्लीज़ आप पढ़ते रहो और स्टे होम एंड प्लीज़ मुझे फॉलो करो। आप लोग मुझे
टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप लोग मुझे यूट्यूब और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आए, और कोई भी प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं समझ में आओ तो आप लोग मुझे कॉमेंट में या मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।